भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं ये फालतू है। तो रुको जरा, सबर करो। जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप और दूसरा क्या है, मोहम्मद गजनवी जब से आया है जी, आप जब से ब्रिटिश आ गए, वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए। अब ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। नहीं हटा दीजिए उसे। उस दौर का इतिहास कैसे जानेंगे बच्चे? नहीं यही तो कह रहे हैं फालतू है। हाँ अच्छा भाई आप इनसे सवाल पूछिए। सुधांशु जी, आप सुधांशु जी से बता रहा हूं। समीर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। चल झूठा। मेरा तर्क यह है जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख रखिए। इसमें कहा मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक। अच्छा उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातःस्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। गांधी वध कहते थे, भगत सिंह टेररिस्ट थे और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, हाथ रख के बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? गांधी वध कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने आपके बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? आपके बारे में क्या कहा है? अरे सुभाष चंद्र बोस ने आपके बारे में क्या कहा है? सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी लिखी गोलबर्ग में क्या लिखा है? आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की। ठीक है, सरदार पटेल ने कहा। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस संघ के बारे में क्या कहा है, भावे ने संघ के बारे में क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने संघ के बारे में क्या कहा है, अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या वाकई उन गलतियों को सुधारा जा रहा है या फिर एक राजनीतिक विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है? साहिब साहब जल्दी से आपका कमेंट। देखिए, हम इतिहास को उसी नज़र से देखना चाहते हैं जैसा राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं। तो इतिहास से हम जिन चीज़ों को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में उनको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम वैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हाँ। आप अपने बच्चों को अगर ये बताना चाहें कि हमारे पड़ोसी ये कौन क्यों हैं, हमारे ऐसे सामाजिक संबंध क्यों हैं, तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। हाँ। और हम इतिहास को संपूर्णता में ही दिखा करके उनको ये बात समझा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत के पास एक खूबी है, मैंने दुनिया के दूसरे राष्ट्रों को देखा और महसूस किया कि भारत के पास एक खूबसूरती है कि हमारा सामाजिक संस्कृति का इतिहास है, कंपोजिट कल्चर का इतिहास है। ये हमारी मजबूती है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। इसको हम अपनी ताकत बनाएं, बच्चों को बताएं कि कौन सा शासक आया, उसका व्यवहार कैसा था, उसकी खामियां क्या थी, उसकी खूबियां क्या थी। हमें इसको संपूर्णता में लिखना होगा और संपूर्णता में आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा। कोई हिस्से को हम इतिहास से हटाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ में जाति कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ दुराव छुपाव कर रहे हैं, जिससे कि वो संपूर्णता में चीजों को ना समझ पाए। मतलब मुगल शासकों ने जो अच्छे काम किए वो भी बताए जाने चाहिए, जो गलत काम किए वो भी बताए जाने चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमने बचपन में पढ़ा कि भाई अकबर ने कुछ अच्छे काम किए, शाहजहां ने काम अच्छे किए, लेकिन औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था, उसने बड़े जुल्म ढाए। इन सबसे मिलकर हमारा भारत बनाए, इन सबसे मिलकर हम सबके बारे में बताएं। मैं बताऊं इतिहास की बहुत सारी चीजें जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हम मुगल और हिंदू के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी इस देश के बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास नहीं लिखा गया। लेकिन जो अच्छे काम भी मुगलों ने किए वो अपने स्वार्थ के लिए किए। मुझे बताइए तो सही। अरे भाई जो भी शासक है, कौन तय करेगा? जो भी शासक है, कौन तय करेगा? कोई तो आधार होगा ना। जो हिंदू शासक है, मुस्लिम शासक है, तो पढ़ाना पड़ेगा ना कि आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ये भी पढ़ाइए। अरे सुनिए ये भी पढ़ाइए। अच्छा, इस बात को लेकर और ये पढ़ाइए कि गुरु गोलवलकर ने जो शहीद थे उनके बारे में क्या कहा। यहाँ तक कहा कि वो आदर्श नहीं हो सकता। मुझे लगता है मुगलों से थोड़ा सा आगे निकलकर अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत आपत्ति है डिबेट करने में। जी बताइए। जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हाँ। वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया। आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है, और इनकी एक बात का मैं जवाब देने बिल्कुल आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर बात करता हूं कंपोजिट कल्चर कहा ना। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं, बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है। दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से कंपोजिट कल्चर वहां से आया। औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है। दारा शिको जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, इसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं सीधे, जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिको कौन है। दारा शिको का सर का बोलने दीजिए ना उनको। नाम सबको पता। एक मिनट बादशाह साहब बोलिए। मैंने कहा ये हकीकत है। ठीक है। आप बताइए सिर्रा अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। किसी को सिर्रा अकबर नहीं पता होगा। ठीक है।